हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 11। सरगम डॉक्टर के सामने बैठी थी और डॉक्टर ने उसके सामने अब कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ाए। उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए सरगम हैरान थी। वो तुरंत बोली, ये सब क्या है? मुझे मेरी बच्ची से मिलना है और आप मेरे सामने ये सब डॉक्यूमेंट्स क्यों रख रहे हैं? इन सब में क्या लिखा है? ये सब मिस्टर चौहान देख लेंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि डॉक्टर तुरंत बोले, अगर वो देखते तो हमें ये सब आपके कहने की जरूरत ही नहीं थी। मिस सरगम। सरगम के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए थे। अब उसने उन डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथों में उठाया और उन्हें देखने लगी। वो हॉस्पिटल के विल के डॉक्यूमेंट्स थे, जिन पर धड़कन का नाम और बाकी सब चीजें लिखी हुई थी। उसे क्या ट्रीटमेंट दिया गया है और उन सब का खर्च क्या है, जो टोटल तकरीबन 7 लाख रुपए थे। वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा महंगा था, तो वहाँ का ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा होने वाला था। सरगम हैरानी से बोली, ये तो इस हॉस्पिटल का बिल है, पर ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मतलब ये तो मिस्टर चौहान। डॉक्टर एक बार फिर से उसकी बात बीच में ही काट कर बोले, मिस्टर चौहान यहाँ से जा चुके और उन्होंने कहा है कि अब आप अपनी बेटी का ट्रीटमेंट खुद करवाएंगी। इसीलिए प्लीज आप जल्दी से ये पेमेंट जमा करवा दीजिए। उसके बाद ही हम लोग आपको पेशेंट से मिलने दे सकते हैं। सॉरी, आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये इस हॉस्पिटल का रूल है। आपको जल्दी से ये पेमेंट जमा करवानी होगी ताकि हम आगे का भी प्रोसेस शुरू कर सकें। ये फिलहाल अब तक की पेमेंट है। डॉक्टर की बात सुनकर सरगम गुस्से से बोली, तो मैं ये पेमेंट आपको दे दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं देंगे। आप मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकते। डॉक्टर तुरंत बोले, मैंने कहा ना, ये इस हॉस्पिटल की पॉलिसी है, तो हमें इस हॉस्पिटल की पॉलिसी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर हमें पता होता कि मिस्टर चौहान इन सब का खर्चा नहीं देंगे, तो हम आपको पहले ये सब कुछ चीजें बता देते और पेमेंट सारी एडवांस में ली जाती। लेकिन अब तो वो यहाँ से जा चुके हैं, तो ये सारी पेमेंट अब आपको ही देनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर सरगम को डॉक्टर से ज्यादा गुस्सा स्वर पर आ रहा था। वो ऐसे कैसे उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर जा सकता था, जबकि उसने खुद कहा था कि धड़कन का ट्रीटमेंट वो खुद करवाएगा। उसने तो धड़कन को अपनी बेटी भी कहा था। ये भी कहा था कि उसके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो फिर अब क्या हुआ? वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? उसे अब एक बार फिर से स्वर की कही हुई सारी बातें याद आने लगी थी। स्वर का उसे कहना कि वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। वो व्यंग से मुस्कुराई और बोली, आपने सही कहा था मिस्टर स्वर चौहान कि आप मुझे बर्बाद कर देंगे। देखिए, आपने मुझे आखिर बर्बाद कर ही दिया। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, देखिए, आपके मिस्टर स्वर चौहान जो भी कहना है आप उन्हें पर्सनल भी कहिएगा। ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आधे घंटे के अंदर आप ये पेमेंट जमा करवा दीजिए। ये बोलकर डॉक्टर अपनी चेयर से उठे और वहां से चले गए। सरगम बस उन्हें जाते हुए देखती रह गई, जिसकी आंखों से अब आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई। अगर उसके पास वो 7 लाख रुपए होते तो वो भला स्वर के घर पर क्यों रहने जाती? वो इतना सब कुछ क्यों बर्दाश्त करती? उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी और आंखों से आंसू भी जैसे बहना बंद हो रहे थे। उसने उन डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथ में उठाया और बाहर की तरफ आई। बाहर आते ही उसकी नजर धड़कन के वार्ड पर गई। वो तुरंत उस वार्ड की तरफ बढ़ी, लेकिन वो दरवाजे को हाथ लगाती उससे पहले वहां पर वार्ड बॉय आकर खड़ा हो गया। वार्ड बॉय सरगम की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर ने कहा है कि पहले आप पेमेंट जमा करवाएंगी, उसके बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। वार्ड बॉय की बात सुनकर सरगम व्यंग से बोली, मैंने सुना था कि इस दुनिया में पत्थर दिल होते हैं, लेकिन आज
अपनी आंखों से पहली बार देख रही हूँ। पेशेंट की जान बचाने वाले डॉक्टर भगवान कहलाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान का भी सौदा होता है। पक्का ये सब आपसे मिस्टर चौहान ने करने को कहा होगा, पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि एक इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। उनके साथ जो कुछ भी किया मैंने किया, उसमें मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तो उसे भी सजा दे दी। पर तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ इतना सब कुछ करके उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिस्टर चौहान, कभी खुश नहीं रहेंगे, खून के आंसू रोएंगे वो। बहुत अच्छी बात है कि उनकी बेटी नहीं है, अगर होती तो मेरी बद्दुआ होती कि वो अपनी बेटी के लिए तड़पते रह जाते। ये बोलकर उसने अपनी आंखों से आंसू को साफ किया। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, तुम कोई नहीं होती ये डिसाइड करने वाली कि मुझे किसके लिए तड़पना है और किसके लिए नहीं। उस आवाज को सुनकर सरगम ने तुरंत पलटकर स्वर की तरफ देखा। स्वर को अपने सामने देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ एक उम्मीद भी आ गई कि शायद स्वर यहाँ पर आया है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। वो जल्दी से उसके पास आई और बोली, आप यहाँ पर इसीलिए वापस आए हैं ना, क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है? उसकी बात सुनकर स्वर तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात, स्वर चौहान गलतियां करता ही नहीं, और अगर करता भी है तो उन गलतियों को रियलाइज नहीं करता, खत्म करता है। सरगम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो अगले ही पल खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, देखिए, आपके और मेरी जो भी दुश्मनी है हम बाद में निभा लेंगे। आपको मेरे साथ जो करना है आप कर लीजिएगा, मैं आपको रोकूंगी नहीं, आपको मना नहीं करूंगी। बस आप मुझ पर एक एहसान कर दीजिए, प्लीज ये बिल का पेमेंट दे दीजिए, या फिर डॉक्टर से कह दीजिए कि आप ये पेमेंट बाद में कर देंगे। स्वर ने उसे तिरछी नजरों से देखा। सरगम अब रुआसी होकर बोली, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बेशक से कुछ भी करना पड़े, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी, चाहे मुझे खुद को ही बेचना ही क्यों ना पड़े। मिस्टर चौहान, लेकिन प्लीज मुझे मेरी धड़कन से मिलने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप कहें तो आपके पैर भी पड़ लेती हूँ। आप मुझे अपने सामने झुकाना चाहते थे ना, मुझे हराना चाहते थे तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ अपनी हार। ये सरगम मिस्टर स्वर चौहान से हार गई। ये बोलते हुए उसने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वर चुपचाप उसे देख रहा था। कुछ पल बाद सरगम स्वर की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज अब तो मुझे मेरी बेटी से मिलने दीजिए। मिस्टर चौहान, प्लीज डॉक्टर से कह दीजिए। उसकी बात सुनते हुए स्वर ने अब उसे कंधों से पकड़ा और बोला, तुम सच में धड़कन से मिलना चाहती हो? सरगम ने रोते हुए अपना सर हिलाया। स्वर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ओके फाइन, तो फिर मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम धड़कन से मिल सकती हो। सरगम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। स्वर को उसे ऑफर देते देख उसकी आंखों में सवालिया एक्सप्रेशन आ गए थे। उसकी हैरानी भरी नजरें खुद पर देखकर स्वर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सारा बिल पे करूं तो तुम्हें धड़कन से मिलने दिया जाए, और साथ ही साथ धड़कन का आगे का भी पूरा ट्रीटमेंट किया जाए, तो तुम्हें धड़कन को मुझे देना होगा हमेशा के लिए। तुम्हें इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने होंगे। ये बोलते हुए उसने नितेश की तरफ देखा। नितेश ने तुरंत अपने हाथों में पड़ी हुई फाइल सरगम की तरफ बढ़ा दी। सरगम को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। कभी उसे कोई डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं तो कभी कोई। उसने उन डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथों में लिया तो अगले ही पल उसकी आंखें जैसे पत्थर हो गई और उसमें एक बूंद आंसू की उन डॉक्यूमेंट्स पर गिर गई। वे डॉक्यूमेंट्स धड़कन के एडॉप्शन के पेपर थे। किसी तरह उसने अपनी पलकें उठाकर स्वर की तरफ देखा। स्वर तुरंत बोला, यहाँ पर कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। मिस सरगम,
हर चीज की कीमत होती है। धड़कन के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए ना तुम्हें, तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें धड़कन को मुझे देना होगा। सरगम तकलीफ भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, सही कहा आपने मिस्टर चौहान, यहाँ पर हर चीज की कीमत होती है, लेकिन मेरी धड़कन कोई चीज तो नहीं जिसकी आपने कीमत लगा दी। आप धड़कन को तो हमेशा से मुझसे छीनना चाहते थे, मुझे नहीं पता क्यों। आप तो इतने अमीर हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, 2-4 बच्चे भी खरीद सकते हैं ना, तो फिर आपको मेरी धड़कन ही मुझसे क्यों छीननी है? सर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। मुझे बस इतना बताओ कि तुम इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रही हो या नहीं। अभी वो बोल ही रहा था कि सरगम ने उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया और बोली, मेरे लिए बस इतना ज़रूरी है कि मेरी धड़कन सही सलामत रहे, खुश रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती मैं। ये तो आपने उसकी ही कीमत लगाई है, अगर आप उसकी जगह मेरी भी कीमत लगाते तो मैं उन पेपर्स पर भी साइन करने को तैयार थी। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर पेन उन डॉक्यूमेंट्स पर रख दिया। फिलहाल उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने सच में अपना सब कुछ गवा दिया। सर चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। जब उसने सरगम डांस एकेडमी को बर्बाद किया था, तब भी सरगम के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन नहीं थे जो अब थे। तब भी वो इतनी नहीं हारी थी जितनी अब हारी हुई लग रही थी, पर शायद ये करना जरूरी था, बहुत जरूरी। सर सरगम की तरफ देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन देखकर सर को भी तकलीफ हो रही थी। वो जानता था कि सरगम उसे ये धड़कन बिल्कुल नहीं देगी, इसलिए उसे यही रास्ता अपनाना सही लगा, क्योंकि अब वो धड़कन को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। शायद धड़कन से ज्यादा वो सरगम को अपने करीब रखना चाहता था, लेकिन सरगम को अपने करीब रखने के लिए उसके पास और कोई तरीका नहीं था। वो जानता था कि धड़कन को छोड़कर सरगम कभी नहीं जाएगी। सरगम उसकी तरफ देखते ही बोली, अब तो डॉक्टर से कह दीजिए वो मुझे धड़कन से मिलने दे। सर ने कुछ नहीं कहा, बस नितेश की तरफ देखा। नितेश तुरंत डॉक्टर के केबिन की तरफ चला गया। सर धड़कन के वार्ड की तरफ आया और उसके पीछे पीछे धड़कन भी वहां पर आई। सरगम दरवाजे से अंदर की तरफ झांक रही थी। तभी स्वर ने दरवाजा खोला तो वो बस फीका सा मुस्कुराई और अंदर की तरफ बढ़ गई। वो अपनी धड़कन के पास आई। 1 साल की धड़कन, अभी बस 3-4 दिनों में उसका बर्थडे आने वाला था। जब सरगम की लाइफ में सब कुछ ठीक था तो उसने बहुत कुछ सोच रखा था धड़कन के लिए, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सरगम की आंखों में बस आंसू बह रहे थे। सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, रोना बंद करो और धड़कन को संभालो। मैंने धड़कन पर अपना राइट क्लेम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। तुम चाहो तो उसके साथ रह सकती हो, उसका ख्याल रखने के लिए, या फिर यूं कहूँ कि उसकी नैनी बनकर। उसकी बात पर सरगम के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट ठहर गई। वो स्वर की तरफ देखते हुए बोली, आपने कहा था मुझे कि आप लोगों की किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं मिस्टर चौहान। आप सच में वो ताकत रखते हैं। न सिर्फ लोगों की किस्मत बल्कि उनकी जिंदगी भी बदल सकते हैं, और उनके रिश्ते भी। मेरी धड़कन, जो सच में मेरी धड़कन थी, अब वो मेरे लिए एक जिम्मेदारी बन गई और मैं उसकी सरगम से उसकी नैनी बन गई। उसकी बात में जो तकलीफ थी वो स्वर को साफ महसूस हो रही थी, लेकिन स्वर ने वही कहा जो फिलहाल जरूरी था। अगर वो ये नहीं कहता तो शायद सरगम धड़कन को स्वर के पास छोड़कर जाने की बात करती। स्वर ने अब धड़कन की तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगर आज उसकी बेटी उसके साथ होती तो धड़कन जितनी होती। पूरा साल होने को आया था। वो मनहूस दिन सिर्फ 3 दिन दूर था। 3 दिन बाद उसकी बेटी को भी उसे दूर गए पूरा साल होने वाला था। अपनी बेटी को याद करते हुए स्वर की आंखों में तकलीफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो
अपनी जिस बेटी से दूर जाने की तकलीफ को महसूस कर रहा था, वो बेटी उसकी आंखों के सामने है। उसने आगे आकर धड़कन की गाल पर अपना हाथ रखा तो धड़कन ने जरा सी अपनी आंखें खोली। अगले ही पल उसने रोना शुरू कर दिया। शायद वो स्वर की गोद में आना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसकी ड्रिप्स लगी हुई थी तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। धड़कन को रोते हुए देखकर सरगम बेचैन हो उठी। वो जल्दी से उसके पास गई और उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन धड़कन चुप हो ही नहीं रही थी और उसका रोना लगातार बढ़ता जा रहा था। सरगम धड़कन को यूं नहीं देख पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या नहीं। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। तभी स्वर ने आगे बढ़कर धड़कन को वो ड्रिप हटाई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने धड़कन को अपनी गोद में उठाया, धड़कन एकदम से शांत हो गई। बस हल्का हल्का सिसक रही थी, जो वक्त के साथ ठीक हो जाने वाला था। स्वर ने धड़कन को बिल्कुल अपने सीने से लगाया हुआ था और वो उसके सिर को हल्के हल्के से सहला रहा था। उसे यूं देखते हुए सरगम की आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वर धड़कन को अपनी गोद में लिए सरगम के पास आया और अगले ही पल उसने उसे इशारा किया। उसने धड़कन को आगे बढ़ाया तो सरगम ने भी अपने कांपते हुए हाथों को आगे की तरफ किया। अब तो उसे धड़कन को अपनी गोद में लेने से भी डर लग रहा था। स्वर ने धड़कन को अच्छे से उसकी गोद में दिया और बोला, तुम धड़कन को संभालो, मैं तब तक डॉक्टर से बात करके आता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। उसे फिलहाल डॉक्टर से कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन वो चाहता था कि सरगम धड़कन के साथ थोड़ा अकेले में वक्त बिताए ताकि वो थोड़ा शांत हो सके। दरवाजे पर आकर उसने पलटकर सरगम की तरफ देखा। पहले सरगम ने धड़कन को बस किसी तरह अपनी गोद में उठाया हुआ था, लेकिन अब उसने उसे पूरा अपने सीने से लगा रखा था। उसे इस तरह से अपनी बाहों में जकड़ रखा था कि वो उसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं होने देगी। स्वर कुछ पल यूं ही वहां पर खड़ा रहा और फिर बाहर की तरफ आ गया। बाहर आकर नितेश उसके सामने आया और बोला, बॉस, वो डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है? स्वर कुछ सोचते हुए बोला, उन्हें संभाल कर रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नितेश ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। स्वर कुछ देर यूं ही बाहर कॉरिडोर में खड़ा रहा और सोचता रहा कि अब आगे धड़कन का ट्रीटमेंट कैसे करवाना है। फिलहाल धड़कन ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं थी। उसे वक्त चाहिए था, लेकिन ये वक्त धड़कन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। उसे संभालना जरूरी था और उसकी प्रॉपर मेडिसिन चलना भी बहुत जरूरी था। अब तक जब भी उसे नॉर्मल सा बुखार आता था तो सरगम उसे फीवर के लिए सिरप दे देती थी, लेकिन अब ये सब नहीं चलने वाला था। कुछ देर वो यूं ही कॉरिडोर में खड़ा रहा और फिर वापस धड़कन के वार्ड की तरफ आया। देखा तो अब धड़कन बिस्तर पर थी और सरगम भी उसके बिल्कुल साथ ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अभी भी धड़कन को अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जैसे उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। उसे यूं देखकर स्वर बस हल्का सा मुस्कुराया और फिर उन दोनों के बिल्कुल करीब आ गया। उसने एक नजर धड़कन को देखा और उसके गाल पर अपना हाथ रखा, फिर वहां से जाने लगा। लेकिन अचानक ही उसके कदम रुक गए। उसने वापस सरगम की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कनें इस वक्त तेजी से बढ़ रही थी। उसे सरगम की कही हुई बातें याद आ रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अपनी ईगो में आकर मैंने सच में तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी, बिना ये जाने कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं, सिर्फ पैसों के लिए रिश्ते बनाती हैं, जो किसी और के बच्चे को बचाने के लिए खुद को बेचने तक के लिए तैयार हो जाए। वो लड़की वैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आई होप तुम मुझे माफ कर पाओ। ये बोलकर वो कुछ पल यूं ही सरगम को देखता रहा और फिर वहां से पीछे हट गया। लेकिन वो वार्ड से बाहर नहीं गया, बस जाकर सोफे पर बैठ गया।
कब सरगम और धड़कन को देखते हुए उसे नींद आ गई, ये उसे भी नहीं पता चला। तकरीबन 3 घंटे बाद सरगम ने अचानक अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी। उसकी नजर स्वर पर पड़ी जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। वो हड़बड़ा कर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। सरगम की हड़बड़ाहट देखकर स्वर तुरंत बोला, डॉक्टर ने धड़कन को डिस्चार्ज दे दिया है, उसे घर ले जाने का वक्त आ गया है। उसकी बात सुनकर सरगम को एक तकलीफ महसूस होने लगी। अब तो उसकी धड़कन पर कोई हक ही नहीं था। स्वर धड़कन को अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन वो कैसे और किस हक से स्वर के साथ चौहान मेंशन में जा सकती थी। तभी स्वर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें ऑफर दे दिया था, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम हमारे साथ चौहान मेंशन चल सकती हो। उसकी बात पर सरगम ने एक नजर धड़कन को देखकर कहा, अपनी धड़कन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। उसकी बात पर स्वर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से उसे कितना सुकून मिल रहा था ये वो नहीं बता सकता था। उसे बस यही डर था कि सरगम उसकी ऑफर को रिजेक्ट न कर दे। हालांकि इतना तो वो जानता था कि सरगम धड़कन को छोड़ नहीं सकती, लेकिन जितनी नफरत स्वर ने उसे खुद के लिए करवा दी थी, उसके बाद स्वर के साथ रहना भी सरगम के लिए बहुत मुश्किल था। कुछ देर बाद सरगम ने अपनी गोद में धड़कन को उठाया हुआ था। अब धड़कन काफी बेहतर लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए सरगम की तरफ देख रही थी और उसकी गोद से निकलने की कोशिश कर रही थी। सरगम उसकी तरफ देखती हुई बोली, आप बार बार मेरी गोद से निकलने की कोशिश क्यों कर रही हैं धड़कन? कहाँ जाना है आपको? तभी अचानक से आवाज आई, धड़कन को मेरे पास आना है। ये बोलते हुए स्वर ने धड़कन को अपनी गोद में उठा लिया और सरगम की तरफ देखते हुए बोला, इसकी फेवरेट अब तुम नहीं मैं हूँ, इसे मेरे पास रहना है। ये बोलते हुए वो सरगम को चिढ़ा रहा था और सरगम सच में चिढ़ भी रही थी। धड़कन को लेकर स्वर बाहर की तरफ बढ़ गया। सरगम भी उसके पीछे पीछे आई। कुछ ही देर में वे लोग गाड़ी में बैठे थे। स्वर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसने गोद में धड़कन को बिठाया हुआ था। उसे यूं देखकर सरगम जल्दी से बोली, आप क्या कर रहे हैं चौहान साहब? आपको पता भी है? ये कहते हुए वो अचानक रुक गई। उसने स्वर को चौहान साहब कहना तब शुरू किया था जब वो उससे पंगे ले रही थी, लेकिन अब उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। स्वर उसके एक्सप्रेशन देखकर तुरंत बोला, तुम्हारे मुंह से चौहान साहब अच्छा लगता है, चौहान साहब ही कहकर बुलाओ। सरगम तुरंत बोली, और आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगी? आपने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके बाद आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपको चौहान साहब कहकर बुलाऊंगी? ये तो शुक्र है कि मैं आपको मिस्टर चौहान कहकर बुलाने को तैयार हूँ, वरना जो आपने मेरे साथ किया है उसके बाद आपको इज्जत देने का मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ धड़कन के लिए मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना अब तक तो शायद मैं खुद ही आपका मर्डर कर चुकी होती। सरगम की बात सुनकर स्वर ने व्यंग से कहा, मेरा मर्डर करने की ख्वाहिश रखी हुई है तुमने? जरा मुझे छूकर दिखाओ, मुझे छूने की भी औकात तुम्हारी नहीं है। वो ये बोल ही रहा था कि सरगम ने तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, लो छू लिया, अब क्या करेंगे आप? स्वर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था और सरगम की इस हरकत पर उसका ड्राइविंग से ध्यान हट गया था। तभी अचानक सरगम जोर से चिल्लाई, मिस्टर चौहान! जैसे ही उसने कहा, स्वर ने सामने की तरफ देखा और अगले ही पल उसने एक हाथ से स्टीयरिंग घुमाया, अपने पैरों को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाया और अपना दूसरा हाथ आगे डैशबोर्ड पर रख दिया, जहां सरगम का सिर सीधा आकर लगा। सरगम जोर से चिल्लाई, आह! लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ था। उसने यूं ही देखा तो स्वर ने उसे घूर कर देखा। वहीं सरगम भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। स्वर की ड्राइविंग स्किल्स देखकर वो चौंक गई थी। दूसरी ओर एक ऊंची बिल्डिंग में एक शख्स
अपने केबिन में बैठा था और उसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा था। वो असिस्टेंट अपना सिर झुकाकर बोला, न्यूज़ बिल्कुल कंफर्म है सर। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड सरगम इस वक्त सर चौहान के साथ है और सुना है सरगम के पास एक बेटी भी है। उसकी बात सुनते हुए उस शख्स के चेहरे पर त्योरियां आ गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।